हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्रैक एग्जाम स्टडी चैनल। और आज की ये वीडियो पिछली वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकेंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ते हुए फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइनोशियम बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जाइनोशियम पिस्टिल या कार्पेल का बना होता है। एक जाइनोशियम में एक कार्पेल या एक से ज़्यादा कार्पेल हो सकते हैं। अगर फ्लावर में एक कार्पेल है तो ऐसे फ्लावर को मोनोकार्पेलरी फ्लावर कहते हैं। अगर फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल हैं तो उसको मल्टी कार्पेलरी फ्लावर बोलते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा कार्पेल हैं तो ये कार्पेल आपस में फ्यूज़ हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में पहले फिगर में सारे कार्पेल्स आपस में फ्यूज हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम सिनकार्पस फ्लावर बोलते हैं। और सेकंड फिगर में सारे कार्पेल्स आपस में एक दूसरे से अलग हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम एपोकार्पस फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पिस्टिल में मेन 3 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिल का जो टॉप पार्ट है ये ब्रॉड और प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। इसका मेन फंक्शन एक रिसेप्टिव सरफेस की तरह एक्ट करना होता है। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन्स आकर के इसी पे लैंड करते हैं और जर्मिनेट होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो कि स्टाइल है, ये स्टाइल लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो कि इसके बेसल सॉलन पार्ट को स्टिग्मा से जोड़ने का काम करती है। इस सॉलन बेसल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओवरी बोलते हैं। और अगर हम इस ओवरी को कट करें तो इसमें हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि बहुत सारे रूम लाइक स्ट्रक्चर हैं। बहुत सारे का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन रूम लाइक स्ट्रक्चर को हम ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं। इन लोक्यूल्स में राउंड शेप स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। इन राउंड शेप स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर जब भी आप कोई भी फ्रूट काटें और फ्रूट में जो सीड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या था, वो पहले ओव्यूल था। तो आगे हम देखते हैं कि ये ओव्यूल कैसा होता है और क्या होता है। ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेगा स्पोर बनेगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये ओवरी की वॉल से जुड़ा होता है। ओवरी की वॉल से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं। इसी प्लासेंटा से ये ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। अब एक ओवरी में अभी हम लोग ने बात करी कि ओवेरियन कैविटी एक हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है। इस ओवेरियन कैविटी यानी लोक्यूल में ओव्यूल भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे किसी फ्रूट को अगर हम काटें और उसमें केवल एक सीड निकल रहा है, तो इसका मतलब उसमें केवल एक ओव्यूल था। और अगर एक से ज़्यादा सीड हैं तो एक से ज़्यादा ओव्यूल थे। तो अगर हम मैंगो को एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैंगो में केवल एक सीड होता है, यानी मैंगो में केवल एक ही ओव्यूल होता है। और अगर हम पपाया को देखें, एग्जाम्पल लें, तो पपाया में बहुत सारे सीड होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल प्लासेंटा से जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ता है उसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अभी हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम फ्यूनिकल को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ इस डायग्राम में शो किया गया है कि किस तरीके से ओव्यूल प्लासेंटा से जुड़ा होता है। तो यहाँ इसको अगर हम देखें, ये पी सीड फ्रूट की मार्जिन से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये पी सीड फ्रूट की मार्जिन से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है वो प्लासेंटा है, और सीड यानी कि ओव्यूल प्लासेंटा से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ रहा है वो है फ्यूनिकल। अब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ओव्यूल प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर से जुड़ता है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। अब ये फ्यूनिकल ओव्यूल
से जहाँ पे जुड़ता है वहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक स्कार बनता है जिसको हाइलम बोलते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप हाइलम को नोटिस कर सकते हैं। हाइलम को इजीली समझने के लिए इस पिक्चर को देखें। ये कुछ बीन्स पड़ी हुई हैं घर में, आपने पी सीड्स को अलग किया होगा पॉड से। तो जब हम सीड्स को अलग करते हैं तो वहाँ पर भी एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। राजमा वगैरह देखा होगा, वहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम हाइलम कहते हैं। फ्यूनिकल ओव्यूल से यहाँ पे जुड़ता है। अब हर ओव्यूल एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा रहता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं। जनरली ओव्यूल्स बाइटेगमिक, यानी कि उनमें दो इंटीग्यूमेंट होते हैं। बाहर का इंटीग्यूमेंट आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट जो अंदर की तरफ होता है। इनका काम इसके इनर मास को प्रोटेक्ट करना होता है। इंटीग्यूमेंट कंप्लीटली ओव्यूल को घेरे नहीं रहता है, एक जगह पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं और वहाँ पर एक पोर बन जाता है। इस पोर को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ओव्यूल में जिस जगह पर माइक्रोपाइल यानी पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है उस इंड को माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट जिस इनर मास को ओव्यूल के इनर मास को घेरे हुए है उस इनर मास को हम न्यूसिलस बोलते हैं। और ये न्यूसिलस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की सेल जो है आगे चल कर के एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। नेक्स्ट, ओव्यूल की जो न्यूसिलस है उसमें अभी हम लोग ने बात कर ली कि सेल जो है न्यूसिलस की वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक बनाएगी। जनरली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है और वो न्यूसिलस की एक सेल से बनता है जिसको मेगास्पोर बोलते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर होती है। और मेगास्पोर कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। माइक्रोपाइलर इंड के जस्ट अपोजिट दूसरा जो इंड होता है इसको चैलेजल इंड बोलते हैं। ये आपका चैलेजल इंड है और इसके दूसरी तरफ जहाँ पर माइक्रोपाइल पोर है वो माइक्रोपाइलर इंड है। अब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे जिसमें कि फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो मेगा स्पोर मदर सेल बनने की प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल बनती कहाँ पर है, तो न्यूसिलस में एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है। तो इस सेल को हम मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब मदर सेल का मतलब है कि ये डिवीजन करेगी। खास बात यह है कि ये एक टाइप की मायोसाइट है। मायोसाइट है इसका मतलब ये डिप्लॉयड है। और ये कौन सा डिवीजन करेगी, ये मायोटिक डिवीजन करेगी जिसके थ्रू चार मेगा स्पोर बनेंगे। और ये चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी कि इनमें क्रोमोसोम नंबर इसकी मदर सेल के आधे होंगे। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि न्यूसिलस में एक बहुत बड़ी सी सेल है। इस सेल को हम क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। नेक्स्ट, अब इसका डिवीज़न देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले जो एमएमसी है यानी मेगा स्पोर मदर सेल है, ये कौन सा डिवीज़न कर रही है, ये मायोटिक डिवीज़न कर रही है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मायोटिक डिवीज़न में चार सेल्स हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। तो मायोटिक डिवीज़न हो रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल ने डिवीज़न किया, सबसे पहला मायोटिक फर्स्ट किया जिससे कि दो सेल्स बन गई ये, और ये हैप्लॉइड हैं। और उसके बाद जो पूरा एंड हो गया तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 सेल्स बनी हैं और इन सेल्स को हम मेगा स्पोर बोलते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इनमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केवल एक मेगा स्पोर ही रहता है जो आगे डेवलपमेंट उसमें होता है, इसलिए उस मेगा स्पोर को हम फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। तो अब उसमें कैसे डेवलपमेंट होता है इसको देखते हैं और क्या बनता है उससे। तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो डेवलप होके वो साइज़ में बड़ा होता है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के वो क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके से
फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या चेंजेस आते हैं फंक्शनल मेगास्पोर में जो ये एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो पहली चीज़ तो इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, वो अब डिवाइड करेगा। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। पहले माइटोटिक डिवीजन से एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर है और इसमें एक जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बना रहा है। याद रखेंगे ये सब हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही रहेंगे क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और ये पहले से हैप्लॉइड था। अब नेक्स्ट दो न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें फर्दर डिवीजन होता है जो फिर से माइटोटिक ही होता है। तो 2 से 4 और फिर तीसरी बार फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि टोटल 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है और एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होकर के टोटल 8 न्यूक्लियाई बनाता है एक सिंगल सेल में। ठीक है, तो ये पूरी सिंगल सेल जो है एम्ब्रियो सैक बोली जा रही है और इसमें टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए हैं। लेकिन अभी ये डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है इसको डिस्कस करते हैं। मेगा स्पोर में होने वाला ये डिवीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं एक सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो अब हम सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये डिस्कस करते हैं। 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं और वहाँ पर एग एपरेटस बनाते हैं। एग एपरेटस में 3 डिफरेंट सेल्स होती हैं। 2 सेल्स सिनर्जिड्स बनाती हैं, ये सिनर्जिड्स हैं, और एक सेल एग बनाती है। एग फीमेल गैमीट होता है। सिनर्जिड में कुछ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती हैं जिनको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस हैं और ये फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम। इसके बाद 3 न्यूक्लियस चैलेजल एंड पर चले जाते हैं और एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स ये चैलेजल एंड पर बन जाती हैं। बाकी बची हुई 2 न्यूक्लियस ये सेंटर में रहते हैं और इनके चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन होने से सेंट्रल सेल बनती है। सेंटर में मिलने वाले दोनों न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और इनके चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन होने से सेंट्रल सेल बनती है। इस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स जो एग एपरेटस में मिल रही हैं, टोटल 6, और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे।